हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वॉइस वगैरह क्लियर है? बता दीजिए, सबको ठीक है? जल्दी से बता दो। आ जाओ सब फटाफट। जल्दी से आ जाओ फिर सब। फटाफट आ जाओ सब। स्टार्ट करते हैं फिर। सबको ज्वाइन होने दो। आई नो आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी कल, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग सेशन देख लिया होगा। देख लिया था। क्या बात है, अभी तो बच्चे आज ज़्यादा ज्वाइन ही नहीं हुए हैं अभी तक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे बच्चे, है ना? फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। Here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our fill फॉर्म है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे ये फिल फॉर्म के चैनल्स हैं। ठीक है, आप इनको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये आपका इंस्टाग्राम ग्रुप। अगर आप इन सबको ज्वाइन करते हैं तो कोई भी न्यू अपडेट होती है तो वो आपको आसानी से इजीली आपके पास अवेलेबल हो पाएगी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। बोथ आपको देखने को मिल रहा है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपको PYQs मिल रहे हैं विद आंसर्स, वो भी 100+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, क्विजेस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं, है ना? क्विजेस मिल पा रहे हैं, है ना? और नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। ऑनली ऑन कहाँ मिल रहे हैं? हमारे फिल फॉर्म पे, है ना? तो नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं। कूपन कोड है मेरा ASHIS10। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। ठीक है, अगर आप ASHIS10 मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एनी फिल फॉर्म कोर्सेज के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 PM, आपको पता है, मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे होती है 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे। बट नाउ क्या चेंज आया है कि अब हमारी 6 डे क्लासेस होंगी, 7 डेज बल्कि क्लासेस होंगी, क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर डिपेंड होता है, मैं संडे को क्लास लेती हूँ, है ना? मैं ऑलमोस्ट लेती ही हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अगर मैं सिखा पा रही हूँ मेरा 1 घंटा निकाल के, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी मैं संडे को भी क्लास लेती हूँ, तो लगा लो 7 डेज आपकी क्लास अब ऐप पर ही हुआ करेगी। यूट्यूब पे सिर्फ आपके रिकॉर्डिंग सेशन अब आया करेंगे। सुन रहे हो आप, ऐप वाले बच्चे? यूट्यूब वाले बच्चों को जो हमने ऐप पे पढ़ा है वो यूट्यूब पे आया करेगा। तो अब मेरा कोई लाइव सेशन नहीं है कल वहाँ पे, कहीं आप वेट करो या कुछ भी। ठीक है, इसीलिए यहीं कल यहीं पे आना है 8 बजे। ओके, याद रखना, कल यहीं पे आना है, ये नहीं कि फिर याद ना रहे। तो 8 बजे कल ऐप पे ही क्लास है आपकी। ठीक है, आपसे यूट्यूब पे आपकी 10 बजे लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड सेशन होगा सिर्फ। देख सकते हैं आप, हमारे फिल फॉर्म से 750+ नेट जेआरएफ सिलेक्शन बच्चों के हो चुके हैं, है ना? जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमारे कोर्स को परचेज करिए जल्दी से जल्दी। बेनिफिट उठाइए इस ऑफर का। आज इसका लास्ट डेट है ना? आपको पता है ना, 25% डिस्काउंट का आज लास्ट डे है। 17 अगस्त आज है ऑलमोस्ट।
ठीक है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का प्राइस आपको पता ही है 2300 रुपये है, और अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 1500 रुपये में एक बार आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है। सो जल्दी से जाइए, एनरोल करिए, अपने दोस्तों को बताइए। सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आपको पता है आप जैसे और ऐप्स पे जाके और प्ले स्टोर पे और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है ना। तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा नंबर है। ओके। सो आप इन पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। So let's get started with our motivation. Okay. So don't compare your life to others. Okay. Don't compare your life to others. Okay. You have no idea what they have been through. समझ रहे हो आप, आपका जो लाइफ है, आप जो जी रहे हो, वो आप किसी के साथ कंपेयर मत करो कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना दूसरा बंदा क्या फेस कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आपको होना चाहिए कि जो आपके साथ बीत रही है, इट्स नॉट कि वो मेरे दूसरा बंदा हैप्पी है या सैड है, ये आप नहीं वो कर सकते हो, जज नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कहते हैं डोंट कंपेयर योर लाइफ, अपनी लाइफ को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो, है ना। सब अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या फेस कर रहे हैं हमें नहीं पता है। किसी को देख के हम नहीं जज कर सकते कि वो सैड है या हैप्पी है ना। सो जल्दी से स्माइल कर दो फटाफट। ठीक है। जल्दी स्माइल कर दो। हाँ जी आफरीन, यस मेरा आज थोड़ा सा हेडेक हल्का हल्का सा हो रहा था, तो इसीलिए बस थोड़ा सा, वैसे तो मैं ठीक हूँ। आप लोग चिंता ना करो, मैं आपको फुल एनर्जी में पढ़ाऊंगी। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब आ गए, वेरी गुड। ओके वेरी गुड। सबकी बहुत अच्छी स्माइल, और हमेशा ऐसे ही हंसो। ठीक है। सबने स्माइल कर दी अच्छी सी। ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको पता है एडम स्मिथ की बुक है, उसका नेम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। एडम स्मिथ की बुक का नाम पता है ना आपको? द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। इस पिक से आप समझ गए होंगे आज हम एडम स्मिथ की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना। सो नेक्स्ट आ जाइए, एडम स्मिथ की थ्योरी। एडम स्मिथ क्या करते हैं कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, शास्त्रीय, इनको अर्थशास्त्र माना गया है। उनका समग्र आप मान सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो जांच, मतलब इन्होंने जो भी मामले की इन्होंने जांच करी थी 1776 में, इन्होंने प्रकाशित राष्ट्रों में धन की प्रकृति और कारण मुख्य रूप से किससे संबंधित थे, मतलब इन्होंने धन की प्रकृति को लेकर और मतलब लाइक प्रॉब्लम्स को लेकर इन्होंने सॉर्ट आउट किया था। वो जो कि हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ों को प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याओं को इन्होंने सॉर्ट आउट किया था, या क्या इन्होंने आगे हमें कुछ बताया है कि हम इसमें मेनली रीजंस पढ़ सकते हैं कि यस इन्होंने अपनी बुक में ऐसे बताया था। ठीक है। सो नेचुरल लॉ, अब हम नेचुरल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है। प्राकृतिक कानून, एडम स्मिथ क्या बताते हैं कि प्राकृतिक कानून के सिद्धांत में विश्वास करते थे एडम स्मिथ। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के हित का सबसे अच्छा न्यायाधीश है, जिसे अपने लाभ के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाते हुए वह आम भलाई को भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अनुसरण व्यक्ति को नेत्र, आदर्श हाथ। अब आदर्श हाथ में क्या बताया हुआ है? हिडन हेड वाला इसमें पढ़ा था। जैसे मान लो हिडन हैंड में क्या था, जैसे मान लो ये आपका ठीक है, एक सेकंड रुकना, इसमें आगे मैंने शायद पिक लगाई हुई है उसकी डायग्राम की।
ठीक है, अब एक सेकंड ये वाला डायग्राम देख लो आप लोग। देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? एडम स्मिथ। आपके यहाँ पे ये आपका इनविजिबल हैंड की फोटो हो गई। ठीक है, फिर लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स था, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं था इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स था ये, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। स्पेशलाइजेशन के बारे में इसने बताया है कि स्पेशलाइजेशन कि मतलब मान लो मेरी स्पेशलाइजेशन जिसमें है मैं वही काम करूँगी, है ना। तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक्स थी, 1776 में आई थी। उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बताया था इसके अंदर कि इनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है इन्होंने ब्रीफली बताया हुआ है। मैंने एक्चुअली एक पिक मैंने डाउनलोड करके रखी थी, वेट अ सेकंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट पिक है और मुझे वो याद नहीं है कि मैंने इसमें करी है या नहीं करी, आई डोंट नो। चलो छोड़ो, वो फिर मैं बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बताते हैं। इनकी बुक की बात होगी, स्पेशलाइजेशन, इसे आप अभी आगे डेप्थ में पढ़ोगे, है ना। लेजर फेयर इनकी इकोनॉमिक्स का ये एजम्पशन हो गया, मान्यता थी, फादर इकोनॉमिक्स आपको पता है एडम स्मिथ है ही हमारे, है ना। सो फिर इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, इससे पहले नेचुरल लॉ के अंदर, है ना। अब देखो इसके अंदर ये हमारा डिमांड हो गया, ये मेरा सप्लाई हो गया, ये मेरा डिमांड हो गया, ये मेरा सप्लाई हो गया और ये मेरी प्राइस हो गई, है ना। अब मान लो प्राइस मेरा इतना बढ़ गया, ठीक है, तो सप्लाई क्या होगी? जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी ना, तो क्या होगा उसके बाद? फिर लो हो जाएगा प्राइस, क्या हो जाएगा? तो ये शॉर्ट रन में हो रहा है, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो कब हो रहा है? ये शॉर्ट रन में, ठीक है। और लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली प्राइस ड्रॉप हो जाएगा लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब आपका प्राइस हाई होगा तो लोग इतनी डिमांड कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाएंगे। फिर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों को फिर आप कैसे अर्न करेंगे प्रॉफिट? तो क्या होता है फिर उसके लिए ऑटोमेटिकली लॉन्ग रन में जाके प्राइस ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये लॉन्ग रन की ये बात कर रहा है। और इसके अंदर जो चीज़ें ये हो रही हैं कि लॉन्ग रन में जाके प्राइस ड्रॉप हो रहा है, या शॉर्ट रन में प्राइस जब हाई था, ये वाला आपका प्राइस हाई था, तो ये हिडन हैंड के बारे में भी बताता है। ठीक है, हिडन हैंड के बारे में बताया, इसके अंदर आप नहीं पता कर सकते कि किसका हाथ था किसका हाथ नहीं था। ठीक है, तो ये नेचुरल है। ठीक है, इसके अंदर हिडन हैंड एक नेचुरल है कि इसके अंदर आप नहीं बता सकते कि जैसे मान लो कोई इंसान ब्रेड खाना चाहता है पर वो अपने स्वार्थ के लिए ब्रेड खा रहा है, वो उसको अगर ब्रेड ना खाना हो ना तो वो पैसा बचाएगा, बचाएगा ना। तो ये हम इंसानों की एक खूबी कह लो या जो भी स्वार्थ कह लो आप कह सकते हो। तो एक नेचुरल है, ये सब चीजें क्या है? प्राकृतिक है, समझ रहे हो? ये सब प्राकृतिक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम स्मिथ बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिवीजन ऑफ लेबर एक ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट करता है, बड़ा एक इंप्रूवमेंट दिखाता है। द प्रोडक्टिविटी और पावर ऑफ लेबर, मतलब जो प्रोडक्टिविटी आती है उसकी पावर की, किसके लिए? लेबर के लिए। तो ही क्या इंक्रीज करता है? प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है। जब लेबर ज्यादा होगी तो आपको पता है प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट में क्या देखते हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता की निपुणता में वृद्धि, और सेकंड में उत्पादन के लिए समय पर बचत, माल मतलब उत्पादन कर रहे हो, समय पर बचत भी कर रहे हो, और बड़ी संख्या में श्रम बचत मशीनों के आविष्कार के लिए। अब श्रम विभाजन का मतलब क्या हो गया? 1 क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया। फर्स्ट में मैंने डाल दिया व्हीट वाले लेबर, सेकंड में मैंने डाल दिया टी वाले लेबर, थर्ड में डाल दिया शुगर वाले, फोर्थ में डाल दिया वाइन वाला। अब ये सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हो गई, तो मैंने इन सबको अपना अपना काम ड्रॉप आउट कर दिया कि भाई तुम अपना अपना ये काम करो, ये बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका सुधार होगा। डिवीजन ऑफ लेबर करोगे आप, जब डिवीजन करोगे लेबर का, श्रम का विभाजन करोगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप चीज़ों को स्पेशलाइजेशन करके आगे क्या कर पाओगे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या फ़ायदा होगा, है ना। जब चीज़ों का स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो काम और अच्छे से हो रहा है ना। उसका काम उसी को बांट दो जो करना चाहता है, जो उसमें काबिलियत रखता है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हो आप इसमें। ठीक है, अब ये डायग्राम वही बता रहा है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि द क्लासिक सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, ये मेरा डिमांड कब हो गया, सप्लाई हो गया, प्राइस ये रहा मेरा, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अब मेरा प्राइस यहाँ जाके बढ़ जाता है तो ये कहाँ की बात हो रही है? शॉर्ट रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन। ठीक है, और अगर मेरा प्राइस यहाँ आके कम हो जाता है तो ये किसकी बात हो रही है? लॉन्ग रन। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फिर लॉन्ग रन की बात हो रही है, समझ रहे हो? वेरी गुड।
तो इसमें क्या बताता है, श्रम विभाजन में स्मिथ क्या बताता है इसको, कि प्रत्येक कार्यकर्ता की निपुणता में, अच्छा ये तो सेम ही आ गया ना, मशीनों का आविष्कार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी संचय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकुमुलेशन। अब आपको मैंने कल भी ये पॉइंट पढ़ाया था कि पूंजी संचय कैसे करते हो आप, किसी भी चीज में आप कैसे पूंजी को बढ़ाते हो, कैसे उसको, कैसे उसका आप खींचते हो अपनी ओर, मतलब सोचते हो कि पूंजी का संचय कैसे करा जाए। तो इसमें बताया है, स्मिथ ने कहा है कि जोर देकर कि पूंजी संचय पहले होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। श्रम श्रम विभाजन की शुरुआत आधुनिक अर्थशास्त्रों की तरह स्मिथ ने पूंजी संचय माना था, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में। ये क्या माना था, एक शर्त मानी थी, आर्थिक विकास के रूप में एक आवश्यक एक शर्त मान ली थी पूंजी संचय की, एक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक नेसेसरी कंडीशन है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। सो वाई डू कैपिटलिस्ट हो गए मेक इन्वेस्टमेंट, क्यों कैपिटल पूंजीपति निवेश क्यों करते हैं हमारे देश में। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ बताता है कि इन्वेस्टमेंट वर मेड बिकॉज द कैपिटलिस्टिक एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट। क्यों चाहेंगे वो, अगर मेरे देश में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा ना क्योंकि वो मेरे से लाभ कमाने की उम्मीद थी उसको, और मुनाफे के संबंध में भविष्य की उम्मीदों पर वो निर्भर था कि भविष्य में उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो। तो निवेश के साथ साथ वास्तविक मुनाफे के लिए भी वर्तमान का माहौल देखना होता है। अब मान लो आज आपकी कंपनी अगर मतलब लॉस में है, तो क्या कोई आपके इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं करेगा, है ना। आपकी कंपनी है मान लो, ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, टुडे इज कंपनी लॉस पे है, तो इस पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, नहीं करेगा। और आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट में हो जाए तो क्या होगा, यही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। सो नेक्स्ट आ जाओ, विकास के एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब ग्रोथ के एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। सो स्मिथ के अनुसार क्या बता रहे हैं एडम स्मिथ, कि किसान, उत्पादक और व्यवसाय आर्थिक के एजेंट है, प्रगति के एजेंट है। तो ये मुक्त व्यापार है, इसके अंदर कंपटीशन था, जिसने किसानों, उत्पादों और व्यापारियों को प्रेरित किया था। मतलब इसमें कंपटीशन रहा होगा आपस में इन लोगों का, कि देखते हैं कौन कितना अच्छा काम करता है ना। एजेंट्स जो होते हैं ग्रोथ करने के, कि एक एजेंट अगर गेहूं की खेती कर रहा है, दूसरा चावल की खेती कर रहा है, तो ये एजेंट अपने अपने काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में कंपटीशन रहता होगा कि अरे देखते हैं मेरा फसल ज्यादा अच्छा होगा या तेरा होगा, या मेरा ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तेरी ज्यादा, या मेरा सेल ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब क्या देखा जाता है कि बाजार का विस्तार है, जिसमें बदले में क्या देखा जाता है, आर्थिक विकास को संभव बनाया जाता है। समझ रहे, आर्थिक विकास को क्या बताया जाता है, संभव बनाया जाता है। सो प्रोसेस क्या होता है, अब आप बात कर रहे हो प्रोसेस का, कि प्रोसेस क्या होता है भाई, मतलब विकास की प्रक्रिया क्या है, अब हमें प्रक्रिया जाननी है। तो संस्थागत, राजनीतिक और प्राकृतिक कारकों को ध्यान में रखते हैं, इन तीनों को, संस्थागत, राजनीतिक, प्रकृति, मतलब इंस्टीट्यूशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, नेचुरल, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या बताया हुआ है कि स्मिथ ने कहा कि शुरुआत से इन सब की प्रक्रिया इन सब पे डिपेंड है ना, इन सब पे। अभी मैं बताओ, सोशली चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, नेचुरल जो हमारे साथ फैक्टर्स है उनको भी हम अपने काम में यूज़ में लगाते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें लेते हो आप, उसमें भी इम्पोर्टेंट है, संस्थागत में नई नई चीज़ें वो भी इम्पोर्टेंट। तो ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्हीं से ही आता है। यह मानना है कि एक नस्लीय समूह, जब हमें राष्ट्र कह सकते हैं, तो आर्थिक की निश्चित दर का अनुभव करेगा, वृद्धि जो संख्या में वृद्धि और बचत से होती है। मतलब इसके अंदर कहना चाह रहा है कि जब आप क्या होता है, जब आप एक अनुभव करते हो किसी चीज का, मतलब जैसे आप विकास कर रहे हो, तो आपको अनुभव हो रहा है यस कि मैं विकास कर रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ। तो वृद्धि, जो संख्या में वृद्धि होती है, उससे बचत भी तो होगी। अब मान लो संख्या में वृद्धि हो जा रही है, तो बचत भी तो होगी, उसमें होगी नहीं होगी, सेविंग्स भी तो करोगे आप, कि नहीं सिर्फ खर्च करते जाओगे, या मतलब लाइक मतलब चीजें बस आ रही हैं, ठीक है, बात खत्म, हमें तो करना ही नहीं है सेव, ऐसा नहीं होता ना। सीटेट का पेपर कौन कौन दे रहा है मैम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हम आपको वो भी कराएंगे। अभी आप थ्योरी तो पढ़ लो बेटा, पहले पहले तो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी अभी,
तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगी? क्वेश्चन तो आ ही सकता है यहाँ से निकल के कि हिडन हैंड किसने दिया, एडम स्मिथ की बुक क्या है, और एडम स्मिथ किसके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी और वेल्थ ऑफ नेशन की बुक कब आई, और आपका क्या कहते हैं इसके अंदर जो कैपिटल अक्यूमुलेशन था तो वो क्यों था, सप्लाई साइड, और जब आपकी डिमांड साइड की बात होती है तो उसके अंदर जब आप शॉर्ट रन की बात करते हैं तो प्राइस क्या होता है, सप्लाई क्या होती है इसमें, जब डिमांड सॉरी जब आप लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेशनरी स्टेट। अब एक एक टाइम पे आके चीज़ें क्या हो जाती हैं, ड्रॉबैक हो जाती है, लाइक रुक सी जाती है, स्टेशनरी स्टेट हो जाती है हमारी, कौन सी हो जाती है ना। सी टेट का फॉर्म कब निकलता है? अब तो निकल चुका, पेपर है इसका तो। आप लोगों ने बीएड वगैरह कर लिया? कितने बच्चों ने बीएड किया हुआ है, मतलब आज क्लास में जितने भी बच्चे हैं कितने बच्चों ने बीएड किया हुआ है? अच्छा, बीएड नहीं है, ओके। वैसे बीएड कर लो, फायदे में ही रहोगे। अब तो खैर बीएड क्या करोगे, बीएड वालों को इन लोगों ने निकाल दिया है। नहीं, बीएड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएड। हाँ, बीएड करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपको, बीएड। और ये इन लोगों ने बीएड वालों को निकाल दिया है ना प्राइमरी उससे, तो आपको बीटीसी करनी चाहिए आई थिंक सो। अब आप देख लो क्योंकि दोनों, ठीक है, सरकार ने और किसने, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, फर्स्ट टू फिफ्थ वाले जो है वो वही करेंगे, और ये सिक्स टू एट्थ वाले हैं भैया वो उसी भर्ती में बैठेंगे। हम क्यों किसी को हक दे दें। तो इन लोगों ने ये काम करे हैं, अब पर ये गलत हो गया ना उन बच्चों के साथ जिन्होंने बीएड ये सोच के दिया, करा, एग्जाम दिया कि हाँ चलो हम आगे चल के दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे, बट अब एक ही में एलिजिबल है ना। सिक्स टू एट्थ वाले में ही बीएड एलिजिबल है, पहले फर्स्ट टू फिफ्थ वाले में भी एलिजिबल थे। तो ये चीज़ इनको साथ गलत हो गई, क्योंकि बच्चे अब बेचारे जिन्होंने पैसे वैसे खर्च किए, इट्स नॉट गुड, मतलब ये अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। और भर्ती भी नहीं निकालते हैं लोग, कहाँ वैकेंसीज निकालते हैं ज़्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को बीएड या जो भी है आपको करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी, तो ये प्रगतिशील एक राज्य अंतहीन नहीं है ना, अंतहीन मत समझो कि अंत ही नहीं है इसका, इसका अंत है। तो ये स्थिर स्थिति की ओर जाता है, ये कहाँ जा रहा है, स्थिर स्थिर स्थिति की ओर जा रहा है। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है जो अंत में विकास रुक जाता है। क्या होता है, एक टाइम पे विकास हो रहा है आपका और एक टाइम पे आके स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है। तो मजदूरी को निर्वाह स्तर कम कर देता है, और प्रतिस्पर्धा के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, और व्यवसाय जितना संभव हो उतना लाभ कम लाएंगे। एक बार जब मुनाफा गिर जाता है तो वो गिरने जारी है, मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, एक टाइम पे आके रुक गए, गिरने लग गया है, स्टेशनरी स्टेट आ गए, इसमें कोई हमें फायदा ही नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है इसके अंदर, विकास रुक रहा है। तो क्या हो रहा है, इन सब चीजों से हमारे हमारे जो सोसाइटी पे है, हमारे जो डिमांड है, डिमांड पे है, प्राइस पे है, सब पे फर्क पड़ रहा है हमारे, है ना। तो ये स्टेशनरी स्टेट लगातार गिरने लग जाता है, तो निवेश में भी गिरावट आने लग जाती है। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आएगी, इस तरह अंत हो जाता है इसका। तो पूंजीवादी का परिणाम क्या होता है, जब ऐसा होता है तो पूंजी संचय बंद हो जाता है, मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होगा, कर पाओगे पूंजी संचय, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। जनसंख्या क्षीण हो जाती है, क्या हो जाता है, जनसंख्या भी वही घटने लग जाती है। लाभ हमारा लो हो जाता है, मजदूरी जो निर्भर स्तर होता है वो भी कम हो जाता है। अरे जैसे आप वो कह सकते हो, मैं बताती हूँ आपको, डिसगाइज्ड में देखा था ना, एक टाइम पे आके लोग उसी में ही काम कर रहे थे, तो फिर फालतू में लोग आ गए थे, एक जगह 10 लोग चाहिए तो 5 लोग आ गए, सॉरी 15 लोग आ गए, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उत्पादन अर्थव्यवस्था ठहराव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, मतलब उत्पाद। मैम मैं बर्गर की शॉप खोलने की सोच रही हूँ। क्या कह रही है ये लड़की, इसका दिमाग सही है? अच्छा मैम, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम कर सकते हो। पगला गई ये लड़की, इकोनॉमिक्स पढ़ के, खैर पगलाना तो बनता ही है।
तो नेट जेआरएफ तो करना ही करना है, तो वो तो भाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। सो नेक्स्ट आ जाओ, अब हम एडम स्मिथ की हमारी थ्योरी एंड हो गई, अब हम पढ़ने वाले हैं डेविड रिकार्डो, है ना, रिकार्डियन थ्योरी। तो किसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, रिकार्डो की थ्योरी, है ना। तो ये क्या था, एक वेल्दी स्टॉक स्टॉक ब्रोकर थे, ये बिलीव करते थे पूरे हैड टू मैनी चिल्ड्रन। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं बताती हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले इसका। जैसे एडम स्मिथ थे वैसे ही रिकार्डो है, इन्होंने प्रेजेंट किया है। ओके, इसमें सिस्टमेटिक मैनर होते हैं। इनकी बुक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इनकी बुक थी। कब पब्लिश हुई थी, 1917 में, याद रखना, ठीक है, इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। इट वॉज इज थर्ड एडिशन था इनका, और 1921 में रिकार्डो कॉरेस्पॉन्डेंस विद अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट आइडिया विच हिज मॉडल और डेवलपमेंट है, मतलब जिस पर उनके विकास का मॉडल बनाया गया था, इसी पे इन्होंने अपने विकास के मॉडल को बनाया था, है ना। स्मिथ की तरह डेविड रिकार्डो ने भी आर्थिक विकास पर अपने विचार को अव्यवस्थित तरीकों से प्रस्तुत किया है इन्होंने, मतलब सेम ही है। ये दोनों क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात, मतलब दोनों ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते हैं ना। तो रिकार्डो का सिद्धांत क्या था, अगर बात करी जाए तो रिकार्डो का सिद्धांत क्या था। तो रिकार्डो नेवर प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रिकार्डो ने कभी भी विकास का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। उन्होंने केवल वितरण के सिद्धांत पर चर्चा की है। समझ रहे हो, मतलब किसके पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करी है ओनली, बनाने पे उस पर बात नहीं करी। रिकार्डो का विश्लेषण क्या है, रिकार्डियन सिद्धांत सीमांत और अधिशेष पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, मार्जिनल प्रिंसिपल एक्सप्लेन है शेयर ऑफ रेंट इन द नेशनल आउटपुट। और सीमांत सिद्धांत राष्ट्रीय उत्पादन में किराए के हिस्से और अधिशेष की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत मजदूरी और मुनाफे के बीच में एक हिस्सा बताते हैं जो विभाजन के रूप में व्याख्या करता है ना। अब ये रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ग्रोथ हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस पे बेस है कुछ बातें इसकी, है ना। अजम्पशंस पे बेस है इसकी कुछ बातें, कि अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, द रिकार्डियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। सबसे पहले क्या आ जाता है कि सभी भूमि का उपयोग मक्का के उत्पादन के लिए किया जाता है और कृषि में कार्यबल निर्धारित करने में मदद करते हैं। समझ रहे हो, जो लैंड सारी यूज कर रहे हैं वो मक्के के उसमें एग्रीकल्चर में हम लोग यूज कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किस में, इंडस्ट्री में। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट ऑन लॉन्ड, मतलब घटते प्रतिफल का नियम। आपने ये वाला डायग्राम पढ़ा है ना, ये का, एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे, ये देखो, आपने पढ़ा है ना, मार्जिनल अपना ये सीमांत एक बार के लिए नेगेटिव हो जाता है, जो टीपी होता है, सॉरी, टीपी होता है, ये अपना ऐसे होता है ना। आप, आपने देखा ना, ये पढ़ा है ना, ये अपना एमपी हो जाता है, ये टीपी हो जाता है। एक बार के लिए मार्जिनल ये जो घटते हैं, ये क्या होता है, डिमिनिशिंग हो जाता है, गिरता हुआ हो जाता है, क्या हो जाता है, गिरता हुआ हो जाता है ना। ये मैंने पढ़ाया था। और सप्लाई ऑफ लैंड क्या होती है, फिक्स्ड होती है, भूमि की जो आपूर्ति निर्धारित की जाती है, आपूर्ति, वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो होती है फिक्स्ड होती है, कि इतने ही लैंड में मुझे काम करना है, मतलब एक इनका लैंड फिक्स्ड होता है कि इतने में इन्हें वर्क करना है, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, ठीक है। तो मकई की मांग पूर्णतः लोचहीन है, क्या है, मकई की क्या होती है, मांग क्या होती है, पूर्ति इन इलास्टिक होती है, क्या होती है, इन इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, मतलब आपने पूछ रही है मॉडल और थ्योरी में क्या फर्क है। ओके, आपका मॉडल एक तरीके से थ्योरी, पहले तो आप देखो ये होती है कि जैसे आप एक थ्योरी बना रहे हो, एक थ्योरी लिख रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप अपने एक तरीके से थॉट ऑफ प्रोसेस को भी उसमें ऐड ऑन करोगे, जो आपके आइडियाज होंगे, ठीक है, जो भी आपके आइडियाज होंगे, है ना, आप सुन रहे हो ना, जो भी आपके आइडियाज होंगे उनको क्या करो, रिलेट करोगे, उससे कनेक्ट करोगे, अपने आइडियाज को थ्योरी के अंदर लिखोगे। एक तरीके से कहता है ना, एक मैं अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बना लेती हूँ, तो वो आप करोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, जब आप लाइक एक मॉडल्स को आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकली आप मॉडल्स को बताते हो, और एक थ्योरी में आप चीजें
थ्योरेटिकल वे में बता देते हो, बोल बोल के खत्म कर देते हो, मॉडल में एक बार के लिए बनाकर पूरा बताते हो, समझाते हो, है ना। एक प्रैक्टिकल गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है दोनों में, थ्योरी और मॉडल। ठीक है। घटते प्रतिफल का नियम भूमि पर कार्य करता है। जो घटते प्रतिफल का नियम है वो किस पे करता है? भूमि पर कार्य करता है। ठीक है। भूमि की आपूर्ति क्या होती है? यही दोनों बेस्ट है। हम्म। भूमि की आपूर्ति निर्धारित की जाती है। क्या करी जाती है? भूमि की आपूर्ति निर्धारित कर दी जाती है। और मकई की मांग क्या होती है? पूर्णतः लोचहीन होती है, इनेलास्टिक होती है। तो ये अजम्पशंस हैं, ये देख लो। से लो क्या बोलता है? से का लो आपको पता है क्या बोलता है? सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। मतलब से का लो हमें ये बताता है कि जो सप्लाई होती है ना वो अपने आप ही अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेती है। समझो, जैसे सप्लाई होगी वो डिमांड उसी अकॉर्डिंग होगी। तो ये यही कह रहा है, से बोलता है, से का लो बोलता है कि सप्लाई क्रिएट, सप्लाई क्या करती है भाई? खुद करती है अपनी डिमांड को। ठीक है, क्रिएट करती है, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका लो है? ये से लो, याद रखना। ठीक है। सो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, अगर मान लो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है तो प्राइजेस आप प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समझ रहे हो आप लोग? हम्म। तो क्या बताया था? क्वांटिटीज और एम्बॉर्डेड हो जाते हैं। जो उसकी लेबर थ्योरी की अगर बात कर रहे हैं उसके अंदर प्राइसेस भी प्रोपोर्शनल होते रहते हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव। मतलब एग्रीकल्चर क्या होगा? लेबर इंटेंसिव। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव, है ना। अब इसमें बात करते हैं कि लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। क्या हो जाते हैं? लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल है ना, परिवर्तनशील है। लेबर भी परिवर्तनशील है और पूंजी भी है। रिकार्डियन में ये दोनों चीजें क्या है? परिवर्तनीय है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। पूंजी में परिसंचारी पूंजी शामिल होती है। ठीक है। सर्कुलेटिंग कैपिटल जो कि आपकी जगह जगह से जो कैपिटल आती है वो इसमें इंक्लूड होती है। सो देयर इज कैपिटल होमोजेनिटी होती है। पूंजी क्या होती है? समरूपता, एक समान हो जाती है। द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन। तो तकनीकी ज्ञान की स्थिति इसमें दी गई है। इसमें मतलब हमें टेक्निकली चीज़ों को बताया गया होता है कि हमें टेक्निकली चीज़ों को कैसे डेवलप करना है। समझ रही है? हमें बताया गया होता है सभी कामगारों को निर्बाह मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मतलब सभी काम वालों को निर्बाह मजदूरी का भुगतान किया जाता है। भाई जो काम करते हैं तो उनको आप वेजेस भी तो दोगे, है ना। वेजेस दोगे तो उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? वेजेस को प्रोवाइड कराते हो उन्हें, है ना। वेजेस क्या करते हो? प्रोवाइड करते हो। जितना भी वो जिस अकॉर्डिंग काम किया होता है उन्होंने, उस अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? वेजेस को उन्हें पेड करते हो, उन्हें देते हो, है ना। सब। तो द सप्लाई लेवर ऑफ प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन आर कांस्टेंट होता है। मतलब श्रम का जो आपूर्ति मूल्य क्या होता है? वो स्थिर होता है। और डिमांड फॉर लेबर क्या डिपेंड करती है? अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल में। मतलब श्रम की जो मांग होती है, श्रम ने जो मांग करी है, और पूंजी के जो संचय और मांग का आपूर्ति दोनों पर निर्भर करता है। मतलब श्रम ने जो मांग करी है और पूंजी के संचय हो रहा है, जो अकोमुलेशन कर रहा है, वो मांग और पूर्ति पे दोनों पे निर्भर करता है ना। अगर इनको बताओ कैपिटल अकोमुलेशन कैसे हो जाएगा? पूंजी का संचय कैसे हो जाएगा? हाउ? अगर श्रम की मांग नहीं होगी तो हाउ? जब तक मांग नहीं होगी यहाँ पे तो कैसे आप करोगे? दोनों पे निर्भर तो करेगा ही, ये तो फैक्ट है ना। बोथ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। द डिमांड ऑफ लेबर किस पे डिपेंड है? अपॉन द अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस ऑफ लेबर आज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जो प्राइस ऑफ लेबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? द प्राइस ऑफ लेबर आर इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है। सो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे क्या है? ये परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अच्छा आपने देखा होगा ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन और आपका ये फुल एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अजम्पशन ज़्यादातर सब में दी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है। इसके अंदर ये नहीं कि नहीं हो रहा कंपटीशन, इसके अंदर पूरी तरीके से कंपटीशन होता है ना। और कैपिटल अकुमुलेशन रिजल्ट करता है भाई जब आप पूंजी संचय कर रहे हो, है ना। पूंजी से पूंजी का संचय कर रहे हो या कोई भी काम में आप कैपिटल बना रहे हो तो एक बार बताओ उसमें आपको लाभ भी तो होगा, प्रॉफिट भी तो होगा उसमें।
प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि आप जब अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आपको कुछ गेन हो रहा है, तो वो आप फिर क्या करोगे? प्रोडक्टिविटी में लगाओगे। प्रोडक्टिविटी से क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा? जब कैपिटल अकोमुलेशन, तो बात ही यही है, पूंजी संचय हम करेंगे ही क्यों? हम इसीलिए तो करेंगे क्योंकि मुझे भाई प्रॉफिट चाहिए, है ना? और विदाउट प्रॉफिट में कैसे करूंगी काम? जब तक मुझे फायदा नहीं होगा करूंगी मैं? नहीं करूंगी ना। सो डिवीजन ऑफ रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस, किराया, लाभ और मजदूरी का इसमें विभाजन कर लिया। मक्की के कुल उत्पादन को देखते हुए जो हमने कॉर्न का उत्पादन किया था, उसको प्रत्येक समूह का हिस्सा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, श्रम की प्रति इकाई का किराया भी देखा जाएगा, और उसमें औसत और सीमांत के बीच का अंतर भी देखा जाएगा, और कुल किराया कितना लगा है, और सीमा उत्पादन के बीच का अंतर गुणा करके भूमि का पर जो लागू श्रम और पूंजी की मात्रा। तो ये सब क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? ये सब, इसको आप आउटपुट निकाल रहे हो उसका, कि आप डिवीजन कर रहे हो, इन सबको अलग अलग करके देख रहे हो कि डिवीजन रेंट का क्या खर्चा है, प्रॉफिट और वेजेस, ये तीनों को आप क्या देख रहे हो? रेंट, प्रॉफिट और वेजेस, ये तीनों चीजें क्या है आपकी? इम्पोर्टेंट है ना? इन चीजों का क्या कर रहे हो आप? डिवीजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अलग कर रहे हो, विभाजन कर रहे हो, है ना? जैसे एक दो स्लाइड्स और है। सो प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन, प्रोसेस क्या है? तो मतलब कैपिटल अकोमुलेशन का इसका प्रोसेस क्या है? रिकार्डो के अनुसार बता रहा है। तो रिकार्डो क्या कहता है? मुनाफे का परिणाम है ये, है ना? रिकार्डो बता रहा है, क्योंकि लाभ से धन की बचत होती है। लाभ से क्या होता है? धन की बचत होती है। जब हम प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो हमारी धन तो बचेगा, हमारे पास सेविंग भी होगी। जब प्रॉफिट होगा तो वेल्थ क्या होगी? जब वेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम लोग आगे काम कर पाएंगे, जिसका उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है। समझ गए? अब जब पूंजी संचय की प्रक्रिया कर रहे हो, तो रिकार्डो बोल रहा है कि मुनाफा जब नहीं होगा तो आप लाभ से धन की बचत तभी तो कर पाओगे जब आपका मुनाफा ही नहीं होगा, है ना? तो रिकार्डो ये बोल रहा है कि मुनाफा का परिणाम यही है, क्योंकि लाभ से धन की बचत हो रही है ना? लाभ हो रहा है तो धन बचा पा रहे हैं, हम सेविंग कर पा रहे हैं। तो उपयोग, अब मान लो मेरे पास सेविंग हो रही है, तो मैं उसको आगे अपना किसी वर्क में भी लगा सकती हूँ, किसी काम में लगा सकती हूँ, है ना? दो कारकों पर निर्भर करता है, सबसे पहले बचत करने की क्षमता और दूसरा बचाने की इच्छा। समझ गए? दो कारकों पे निर्भर करेगा पूंजी संचय, दो कारकों पे निर्भर करेगा, सबसे पहले बचत करने की क्षमता और दूसरा बचाने की इच्छा। समझ गए? सबसे पहले क्या होगा? बचत करने की क्षमता, मतलब बचत करने की क्या क्षमता है, और दूसरा बचाने की इच्छा, की बचाने की इच्छा भी तो आप देखोगे कि मुझे कितना बचाना है। मान लो मैं 50,000 अर्न कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं चाहूंगी ना भाई मैं 10,000 या 15,000 में बचाऊं, बाकी तो मेरा चलो रेंट चला गया, या मेरा खाने पीने का खर्चा, या मैंने कोई ईएमआई वगैरह मेरी गई हुई है, तो वो सब कर, फिर भी मैं 10 to 15,000 का सेविंग करना चाहूंगी। इतनी सारी सैलरी अगर मेरे को मिल रही है, तो मैं उसमें क्यों नहीं चाहूंगी? प्रॉफिट चाहूंगी ना। समझ रहे हो? बचत करने की क्षमता क्या होती है? समझ आ रहा है? सोए तो नहीं हो? क्यों? सोए तो नहीं हो? सोना तो नहीं है? सोए तो नहीं हो? सो गए लग रहा है सब। जब तक रिप्लाई नहीं दोगे तब तक बोल, बस आफरीन का रिप्लाई आना है। और कहाँ हो सब? बाकी सब कहाँ हो? रविंद्र, वंदना, ओके। नहीं सोया ना तो बोला करो बेटा, इंटरेस्ट कैसे आएगा ऐसे? यस, हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैम, कुछ तो बोला करो। यस मैम, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। मैम कल पीवाई क्यों करेंगे क्या हम लोग? देखते हैं, डिपेंड करता है। अभी मैं बोल नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि मैं सोची थ्योरी ही कराऊंगी कल जहाँ तक है, क्योंकि थ्योरीज निपटानी है मुझे फटाफट। ठीक है, चलो फिर आ जाओ बैक।
क्या है बचत करने की क्षमता, क्या है बचत करने की क्षमता पूछ रहा है। अब इसमें ये कह रहा है बचत करने की क्षमता क्या होती है, तो पूंजी संचय में अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि ये समाज की शुद्ध आय पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये शुद्ध आय पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये शुद्ध आय पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। ठीक है, जो अधिशेष होती हैं चीजें, श्रमिकों के निर्वाह की लागत को पूरा करने के बाद कुल उत्पादन में से अधिशेष जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी इच्छा होगी। ठीक है, श्रमिकों की निर्वाह की लागत, मान लो श्रमिक है जो अपनी लागत लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको पूरा करने का जो कुल उत्पादन हमारे पास आएगा, मतलब मान लो पूरी लागत लगा रही हो, मेरे पास प्रोडक्टिविटी भी तो आएगी, है ना। जब मान लो आप नेट इनकम निकाल रहे हो अपनी, तो सोसाइटी में सरप्लस भी तो आएगा, सरप्लस भी तो होगा। तो अधिशेष जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उतनी बड़ी इच्छा होगी हमारी, जितना मेरे पास ज़्यादा मेरे पास अमाउंट बचेगा, सेविंग होगा, उतना ही मैं सोचूंगी कि भाई मेरी इतनी इच्छा हो जाएगी कि मैं ये काम इतना कर लूँ, ये इतना कर लूँ, है ना। बचत करने की क्षमता बनो, और जैसा कि रिकार्डो ने कहा, 2 रोटियों में से मैं 1 को बचा सकता हूँ, 4 में से मैं बचा सकता हूँ 3। समझ गए, रिकार्डो कह रहा है 2 रोटियों में से मैं 1 को बचा सकता हूँ, और 4 में से मैं बचा सकता हूँ 3। समझ गए, बचत करने की क्षमता, अगर ये बचत करना चाह रहा है तो, अगर ये बचत करने पे आया तो एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। और अब इसमें देखो लाभ दर, तो लाभ की दर किससे आपको मिलेगी, लाभ और मजदूरी दोनों से। लाभ की दर लाभ के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, नियोजित पूंजी के लिए, लेकिन चूंकि पूंजी में केवल कार्यशील पूंजी होती है, इसीलिए यह मजदूरी बिल के बराबर होती है। जब तक लाभ की दर पॉजिटिव है तो पूंजी संचय क्या होगी, जारी रहेगा, श्रम शक्ति बढ़ेगी, और आनुपातिक रूप से कुल मजदूरी निधि में भी वृद्धि होगी। मतलब कहने का मतलब, जब श्रम शक्ति भी बढ़ेगी हमारी, तो भाई क्यों नहीं बढ़ेगी, है ना। श्रम शक्ति भी बढ़ेगी मेरी, फिर आनुपातिक रूप से क्या होगा, कुल मजदूरी में वृद्धि भी होगी, है ना। जब तक लाभ की दर पॉजिटिव होती है, अगर लाभ की दर मेरे पास पॉजिटिव हो रही है, तो क्या होगा, कैपिटल अकोमुलेशन विल कंटिन्यू, मतलब इस पूंजी संचय जारी रहेगा, और श्रम शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, आनुपातिक रूप से और कुल मजदूरी निधि में भी वृद्धि होगी, है ना। क्या होगा, आनुपातिक रूप से और कुल मजदूरी निधि में भी वृद्धि होगी, है ना। इन दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो लेबर फोर्स होगा वो ग्रो करेगा, और उसकी जो टोटल वेजेस होगी ना, उसका जो फंड मिलता है, जो भी वेजेस पे फंड वगैरह, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। मजदूरी में वृद्धि होगी। अब रिकार्डो कह रहा है कि ये दिखाने की कोशिश, ये केवल विभिन्न परिस्थितियों पर डिपेंड होता है कि पूंजी संचय से लाभ में कमी आएगी, है ना। इसमें ये दिखा रहा है कि रिकार्डो कह रहा है मजदूरी में वृद्धि होगी तो पूंजी संचय में कमी आएगी, और रिकार्डियन प्रणाली में मजदूरी जब आप बढ़ा दोगे, वेजेस ज़्यादा लेने लग जाओगे, तो पूंजी संचय कैसे करोगे, तो मजदूरी निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। पूंजी और श्रम के बीच आय, पूंजी और श्रम के बीच की जो आय होती है, मजदूरी दर दर कब बढ़ेगी, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, श्रमिक की निर्वाह में वृद्धि होती है, तभी तो बढ़ाओगे, है ना। जब हमारे पास क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा हमारे लॉन्ग रन में जाके, और जब ये सब चीज़ें तभी बढ़ती है जब हमारा प्रोसेस चलता है लंबा, लॉन्ग रन में, तभी ये सब बातें हम लोग फॉलो करते हैं। सो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर इंडस्ट्री, मतलब अन्य उद्योगों में लाभ में कमी। अब जो अन्य उद्योग हो रहे हैं उनकी लाभों में भी कमी हो रही है। रिकार्डो के अनुसार किसान का मुनाफा विनियमित होता है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए रिकार्डो, तो प्रॉफिट ऑफ द फार्मर रेगुलेट प्रॉफिट ऑफ ऑल अदर ट्रेड्स, क्या होता है, रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, अन्य सभी ट्रेडों का लाभ जो होता है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, तो अर्न ऑन कैपिटल किस पे का, पूंजी पर अर्जित करा जाता है, मतलब कैपिटल से आप लोग अर्न करते हो, और बी इक्वल इन इक्विलिब्रियम, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम में, और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में संतुलन रहता है। कृषि और उद्योग में दोनों में क्या रहता है, क्या रहता है, संतुलन रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिड्यूस्ड पॉवर्टी, मतलब बेनिफिट क्या है। बेनिफिट वो बता रहे हैं ये कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इकोनॉमिक में ग्रोथ कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी तो होगा आपकी लाइफ में। सबसे पहले क्या है, हायर इनकम, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपकी इनकम भी हाई हो जाएगी ना, इनकम हाई, आप लोग काम करोगे जिस अकॉर्डिंग ग्रोथ करोगे तो आपकी इनकम क्या होगी, हाई होगी। रिड्यूस पॉवर्टी, कम होती चली जाएगी,
है ना? गरीबी आप देख ही रहे थे कैसे हो रहा था, है ना? पॉवर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों को पता होगा कि हमें क्या चीज़ इनटेक करनी है, क्या नहीं इनटेक करनी है, हमें कैसे जीवन का निर्वाह करना है। क्या अब देखो कई लोग अनपढ़ होने की वजह से ही उनको काम नहीं मिल पाता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उन्हें कई चीज़ों का नहीं पता होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे ग्रोथ में। इंक्रीज़ लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी जो भी होती है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, है ना? इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट फाइनेंस, इम्प्रूव करेगा गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, 1 सेकंड रुकना ज़रा, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। 1 सेकंड। इसमें टाइमिंग गलत बता रहा है। अभी हमारी क्लासेस को तो बहुत टाइम हो गया है, उसमें टाइम बता रहा है आपका 34 मिनट्स ना ओनली। ओके, तो फिर फटाफट बस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? अब इसमें जो लाइफ जीने की एक्सपेक्टेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। सब चीज़ें अच्छी होंगी तो हम लाइफ को ज़्यादा जीना चाहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारी सब चीज़ें डेवलपिंग हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, जो भी हो रहा है हम सब यूजेस कर रहे हैं अपने खाने पीने में, अपनी हर चीज़ में, लाइफ स्टाइल में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इंक्रीज हो जाएगी ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी होगा। इम्प्रूव गवर्नमेंट फाइनेंस, अब गवर्नमेंट फाइनेंस भी इम्प्रूव करेगा। फाइनेंस जब इम्प्रूव करता है तो हम लोग भी इम्प्रूव करते हैं, तो आपको पता ही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे फायदे हैं। तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं आज हम। ठीक है, आ गया समझ से? होप यू आर डूइंग वेल। 40 मिनट्स, ओके। नहीं, 40 नहीं दिखा रहा है मेरे में, तो 44 मिनट्स दिखा रहा है। आप लोगों में कितने दिखा रहा है बेटा? जरा बताना मुझे, आप लोगों में कितने मिनट्स दिखा रहा है? वंदना कह रही है 40, मेरे में तो 44 मिनट्स दिखा रहा है, और स्क्रीन पे गलत टाइम दिखा रहा है। आप लोगों के उसमें कितना टाइम दिखा रहा है स्क्रीन पे? हाँ, 46, वही टाइमिंग का इशू कर रहा है आज ये। जनिता बोल रही है 46, मेरे में 45 अब हुए हैं। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। ओके, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है? फिर हम क्लास को अटेंड करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। ठीक है, 42 मिनट्स नन्हे बता रहे हैं, 42 मिनट्स हो रहा है। ओके, चलिए फिर देखते हैं फिर, है ना? सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से रहो, मेहनत करो, रिवाइज कर लेना, ठीक है? सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द सेशन। बाय बाय।